नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम लोग कुछ नामों को भूल जाते हैं याद करना। उन्हें याद कर लेना चाहिए। वो इसलिए याद कर लेना चाहिए कि वे एक विलक्षण पीढ़ी थी और शायद ऐसी पीढ़ी भविष्य में किसी भी जुझारू संघर्ष के दौरान हमें देखने में ना मिले। शहीद आज़म भगत सिंह पर तो बहुत चर्चाएं हम लोग भी कर चुके हैं और बहुत चर्चाएं अन्यत्र भी उनके बारे में हुई हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी फिल्में भी बनी, सब कुछ हुआ। लेकिन कुछ एक नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में थोड़े से सरक गए। उनमें एक नाम है अशफाक़ उल्लाह खान का। अशफाक़ उल्लाह खान के को याद करना इस महीने में इसलिए भी ज़रूरी है कि यही महीना था जब उनका जन्म हुआ था। विशेष रूप से अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, और ये 1900 वर्ष की बात है जब जन्म हुआ था। तो ये युवक भी जूझता रहा निरंतर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में, और सिर्फ 27 वर्ष ही हमारे बीच में रह पाया। उसके बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि 1927 में दिसंबर में 18 दिसंबर की तारीख थी शायद, जिस दिन उसको भी फांसी दे दी गई थी। और आरोप क्या था, बड़ा दिलचस्प, और उस किस्से का तो जिक्र चलता है जिसके आरोप में उसको और अन्य दो जो उसके साथ थे, जो साथ में 3 आदमी थे कुल मिलाकर, और जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए ये इतना बड़ा जोखिम भरा काम किया था। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे और कुछ एक और लोग भी थे बीच में भी शामिल। तो उसमें षड्यंत्र में या उस गतिविधि में शामिल तो बहुत लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से 3 व्यक्ति हैं जिनके बारे में चर्चा बाकायदा इतिहास में दर्ज है, लेकिन उसके बाद उनकी चर्चाएं ज़्यादा नहीं होती। उनमें अशफाक़ उल्लाह खान भी थे। अशफाक़ उल्लाह खान मूल रूप से इनका जन्म खैबर में, खैबर पख्तूनवा जो आप पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ किसी एक कबीले में हुआ था। और ये पठान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वहाँ पर बाकायदा उसके बाद यहाँ पर आकर उनका परिवार बसा। और ये 7 या 8 भाई बहन थे, जिनमें ये सबसे छोटे थे। और सबसे छोटे होने के बावजूद ये था कि जज्बा कायम था उन दिनों में। वैसे भी युवा जो पीढ़ी थी उनमें एक विशेष रूप से, हालांकि उसकी शुरुआत गांधी बाबा ने की थी, लेकिन बाद में सब में एक जोश था कि हम लोग अपनी भूमिका जो है इससे अपने देश को आज़ाद कराने में पूरी पूरी निभाएंगे। असहयोग आंदोलन में शुरुआत इसने भी दीक्षा ली, असहयोग आंदोलन में। लेकिन बाद में लगा कि इससे बात बनेगी नहीं, और तब चौरी चौरा जब कांड हुआ तब भी ये सारी की सारी गतिविधियों को एक प्रकार से महात्मा गांधी ने भी इसको कहा कि ये मैं इस आंदोलन को इसलिए वापस ले रहा हूँ कि इस आंदोलन के नाम के साथ जो लोग जुड़े रहे, अगर वो हिंसा पर उतारू होते हैं या हिंसक मार्ग अपनाते हैं, तो मैं उस मार्ग पर उनके साथ चल नहीं सकता या उनका नेतृत्व भी नहीं कर सकता। और कुछ लोग बड़े खिन्न हुए, और उसके बाद जो युवा उदास हुए थे बापू की इन बातों से, उन्होंने अल्टीमेटली सोचा कि हमें अपना संगठन अलग से बनाना पड़ेगा। और जो अलग से संगठन बना, उसमें एक नया हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से 1924 में एक नए संगठन का बाकायदा उसकी रूपरेखा सामने आई। और उसके लिए अब सबसे बड़ा संकट ये था कि जब हमने ये रिपब्लिकन एसोसिएशन बना ली, तो उसके लिए हथियार कहाँ से आएंगे। हथियारों के लिए संसाधन चाहिए। संसाधन कहाँ से जुटाएंगे, तो इसलिए सोचा गया कि किसी जो ख़जाना लाने ले जाने वाली जो ये कोई रेल हो, उसे लूटा जाए। पूरा एक खाका बुना गया, और उसके बाद बाकायदा इसी एसोसिएशन ने एक मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद ये तय हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और शचीन्द्र नाथ बख्शी, और इसके साथ साथ प्रख्यात क्रांतिकारी लेखक जो थे बनमथ नाथ गुप्त, वो भी शामिल थे। इन सब ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम लोग सरकारी ख़जाना लूटेंगे। और ये लखनऊ के नज़दीक ही एक स्टेशन है काकोरी, वहाँ पर अब स्मारक भी बना हुआ है। तो काकोरी रेल
डकैती के नाम से इसे इतिहास में दर्ज किया गया है, लेकिन ये डकैती नहीं थी, वर्चुअली सिर्फ संसाधन जुटाने की बात थी। और संसाधन जुटाने के लिए भी उस ख़जाने का इस्तेमाल किया गया जो तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भारतीय जनता का शोषण करके एकत्र किया था। तो वहाँ पर रेल रोकी गई। रेल रोकने के बाद वो ख़जाना लूटा गया और ख़जाने को बाकायदा उससे सशस्त्र एक क्रांति लाने की बात जो है, योजनाएं वो बनती रही। बहुत सारे लोग पकड़े गए, राम प्रसाद बिस्मिल भी गिरफ़्तार हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अशफाक उल्लाह तब तक गिरफ़्तार नहीं हो पाया। और बाद में उसने ये सोचा कि अब ये है कि मुझे भी यहाँ से निकल कर बाहर जाना चाहिए। मैं लंदन अगर पहुँच जाऊँ किसी तरीके से, तो वहाँ जाकर कुछ जो वहाँ पर पठान हैं, वहाँ पर जो मेरे वंश परंपरा के जो जवान हैं उनको संगठित करूं, कुछ अतिरिक्त वहाँ से संसाधन जुटाऊं और फिर लौट आऊं। और इसके लिए उसने तैयारी शुरू की और तैयारी के सिलसिले में ही वो दिल्ली आया। दिल्ली वहाँ एक अपने पठान दोस्त के यहाँ ही ठहरा। लेकिन दोस्त को जब ये पता चला कि इसके ऊपर तो इनाम भी सरकार ने रखा हुआ है, तो उसने उसके ठिकाने की सूचना, सुराग जो था वो ब्रिटिश हुकूमत को, उनके जो उच्चाधिकारी थे पुलिस के, ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी, उनको दे दिया और अल्टीमेटली अंत में इसे गिरफ़्तार कर लिया गया। और इस प्रकार से ये 3 लोग बाकायदा गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तारी 1926 में हुई, दिसंबर में ही हुई थी। और उसके बाद 1 साल लगातार मुकदमा चलाने के बाद इन तीनों को फांसी दी गई। और वही तरीका, तौर तरीका वही है फांसी देने का कि जिस घंटे में या जिस समय फांसी देने की परंपरा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून में नहीं है, सिर्फ जन आक्रोश से बचने के लिए उसी वक्त उनको फांसी दी गई। और उसके बाद एक शहीदों में उसका नाम तो आ गया, लेकिन उसको हम लोग धीरे धीरे कहीं इतिहास के पन्नों में उसके बारे में ज़्यादा शोध जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मनमथनाथ गुप्त ने इस दिशा में काम किया ज़रूर, डेफिनेटली, निश्चित रूप से किया। यशपाल ने भी किया। यशपाल जी की एक पुस्तक है सिंहावलोकन, वो 3 खंडों में है। और मनमथनाथ गुप्त की जो क्रांतिकारियों का इतिहास है वो भी बड़ी अद्भुत पुस्तक है। मित्रों, कभी मौका मिले तो किसी पुस्तकालय से जाकर वहाँ जाकर, क्योंकि अब ये पुस्तकें बाज़ार में तो उपलब्ध नहीं हैं, यशपाल स्वयं छापा करते थे, तो इसलिए बेहतर यह है कि किसी भी लाइब्रेरी में जाकर एक रेफरेंस के तौर पर इसमें से कुछ एक पन्ने साइक्लोस्टाइल ज़रूर कीजिएगा, उनको पढ़िएगा और उन पर आधारित सामग्री का उपयोग जो है वो आप लेखन के रूप में भी कर सकते हैं, प्रसारण के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन उन पर चर्चा चलती रहनी चाहिए। नई ऊर्जा देते हैं ये विषय। शुक्रिया दोस्तों।